हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की समरी रहेगी। और जैसे कि क्लास 6 के एनसीईआरटी हमने शुरू करी थी और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कोई भी हो सकता है, क्योंकि 6 to 10 हमें पूरा ही डिस्कस करना है और पहले ज्योग्राफी ही कंप्लीट करने वाले हैं ना। सो एक क्लास और बचेगी जहाँ पे 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, उनकी समरी डिस्कस करके आपका क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा। सो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी कर दिया करें आप लोग। सो चैप्टर है हमारा मानचित्र, यानी कि मैप से रिलेटेड है ना। मैप क्या होता है ये आप समझ सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। मैप जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। 2 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र, जैसे कि ये आप देख रहे हो ना। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है, देखिए भौतिक मानचित्र जहाँ पे हमारे भारत पे जो भी एक तरह से भारत में कह लीजिए या फिर कहीं भी जो भी पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर पाए जाते हैं उनको इंडिकेट किया जाता है, उसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र कह देते हैं। और राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, जहाँ पे राज्य, शहर, गांव, शहर वगैरह जो इंडिकेट उसमें किए जाएंगे एक तरह से, तो उसे हम राजनीतिक मानचित्र कह देते हैं। तो ये 2 मानचित्र हो गए। तीसरा है हमारा थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है ना, इसमें जो भी सड़क के मैप वगैरह होते हैं, वर्षा का मैप हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे बारिश किस तरह से कब कब होती है, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका कि मानचित्र के 3 इम्पॉर्टेंट घटक कौन से हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट घटक दूरी, दिशा और प्रतीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। एग्जैक्टली आपसे ऐसे ही अगर पूछ लिया गया कि भाई बताइए कि मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों ही क्या होते हैं, दूरी लाइक मानचित्र के घटक होते हैं। अब हम दिशा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी जल्दी से देखेंगे ना। इस तरह से प्रॉपर मैप वगैरह होता है। और दिशा की बात करते हैं तो भाई दिशाएं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना कि जो मेन दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं ना। लेकिन अगर और देखोगे तो 4 और दिशाएं होती हैं जो इन्हीं के बीच की निकल के आती हैं, जिन्हें कहा जाता है लाइक ओवरऑल मिला करके ये फिर आपकी हो जाती हैं 8 दिशाएं। तो यहाँ पे किस तरह से हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, जैसे कि दूसरी दिशाएं, जैसे कि पूर्व हो गया, पश्चिम, ये मेन होती है ना, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं ना। और जो सब दिशाएं हैं इसमें लाइक इनके बीच में जो आप देख पा रहे हो ना, इस तरह से लाइक उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो ये 4 और दिशाएं होती हैं है ना। और इनको ओवरऑल मिला करके ये 8 दिशाएं हो जाती हैं ना। और किसी भी जगह की अगर आपको सिचुएशन, स्थिति पता करनी है तो इन दिशाओं की हेल्प से आप इजीली स्थिति पता कर सकते हो किसी भी स्थान की। और ये आप देख पा रहे हो दिक् सूचक, यहाँ पे जो ये आपको क्या कहते हैं भाई, हैंड्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इनकी हेल्प से किसी भी स्थान की स्थिति, दिशा को ईजिली आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सी दिशा में कौन सी जगह स्थित होती है ना, जो कि दिक् सूचक कहा जाएगा आपका। और दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की जो दिशा होती है ना उसको ईजिली हम पता कर सकते हैं। ये एक तरह का यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है ना। और ये चुंबकीय सुई, जो आपको सुई दिखाई मैंने, हैंड्स थे जो उसमें, वो चुंबकीय सुई होती है, यानी कि एक तरह का मैग्नेटिक होता है वो, और उसमें मैग्नेटिक का इफेक्ट पाया जाता है ना, जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में एक तरह से वो हमेशा जा कर के ठहरती है। और जैसे ही उसमें लाइक दिशा की तरफ आप जिस भी डायरेक्शन में आप उसको रखोगे, जो भी डायरेक्शन आप पता करना चाहते हो ना, उस तरफ उसमें डिफ्लेक्शन आपको नज़र आता है। और इस तरह से हमें पता चलता है भाई कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं और किस दिशा की तरफ हमें मूव ऑन करना होता है ना। और प्रतीक, सिंबल्स की हेल्प से ही हम मैप में चीज़ों को इंडिकेट करते हैं ना। तो ये सारी ही सिंबल्स आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि आप देख सकते हो। खैर इतना ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में था, बाकी चीज़ें हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर 5 रहेगा, इसकी समरी को हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। फिर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के परिमंडल कौन कौन से हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, सॉलिड पोर्शन, जहाँ पे हमारा घर बना हुआ है, जहाँ हम रह रहे होते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहा जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें क्या हैं, प्रेजेंट रहती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं ना। तो भूमंडल क्या है, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों क्लियर हो गया होगा। जैसे कि जहाँ पे बर्फ़ हो गया, जलवाष्प ना, जल,
ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो उसे जीव मंडल कह दिया जाता है। सो अभी भूमंडल में देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शंस जो है भूमंडल में इंक्लूड होते हैं ना। भूमंडल था क्या, जो सॉलिड पोर्शन था, ठोस पोर्शन, उसे ही भूमंडल कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है और बड़ी स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपको मैप में दिखाते हैं कि कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर, ओशियन हमें देखने को मिलते हैं। ये मैप आप देख रहे हो और इसको मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। अभी देखेंगे, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और जितने भी पोर्शन पे आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, ये सारा ही पानी है, जलाशय, जैसे कि हमने देखा अभी। ठीक है, तो ये सारे ही आपके क्या होते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर, बाकी सभी ये एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये अंटार्कटिका जो कि कम्प्लीटली बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, बिकॉज़ ये इसे वाइट क्या बोलते हैं भाई, इसको महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे बर्फ़ इतना है, ठंड इतनी है कि यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, जीवन पॉसिबल नहीं है। और ये है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरह से जो आपको कलर्ड नज़र आ रहे हैं ये सारे भूभाग होते हैं और बाकी जितना भी ब्लू नज़र आ रहा है वो सारा ही क्या होता है, आपके जलाशय यानी कि ओशियन से, महासागर से ना। तो चलिए समझते हैं आगे। ये आपने मैप में देख लिया, वर्ल्ड के मैप में, जो कि एनसीईआरटीज़ में मेंशन है ना आपके। सो नेक्स्ट इसी के बाद देखेंगे भाई, महासागर और महाद्वीप दोनों ही हमने मैप में समझ लिया है। आगे नेक्स्ट वाले को समझते हैं। जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है भाई, तो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ठीक है, मेरियाना ट्रंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और ये विश्व का सबसे ज़्यादा गहरा खाई एक तरह से कह सकते हो, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। अब महाद्वीपों को 1 to 1 पढ़ लेते हैं। जैसे कि महाद्वीप हमने देखा कि 7 महाद्वीप थे ना, और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। और ये महाद्वीप हैं आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो कि अभी हमने ऊपर मैप में देखा। अब जैसे एशिया की बात करते हैं तो एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत देखने को मिलते हैं और जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, यानी कि यूरोप और एशिया जहाँ पे मिले हुए हैं और कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, तो उसे यूरेशिया कहा जाएगा। और यूरोप के बारे में जानते हैं तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, जैसे कि आपने ऊपर मैप में भी देखा। और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। कौन सा वृत्त, आर्कटिक वृत्त, जो कि मैंने आपको जब ये पढ़ाया था उसमें आपको बताया था ना, यहाँ पे आर्कटिक वृत्त देखने को मिलता है, उससे होकर के गुजरता है और ये 3 तरफ से जलों से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड के यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए ना, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं एडमंड हिलेरी। और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे जो कि 29 मई 1953 में इन्होंने चढ़ाई करी थी। और जापान की जूको ताबेई विश्व की पहली महिला होती हैं जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला होती हैं। ये देखिए, विश्व की पूछा जाएगा, जापान से बिलोंग करती हैं। अगर भारत की पहली महिला पूछा जाएगा तो वह बछेंद्री पाल होती है ना, जो कि 23 मई 1954 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखती हैं।
हमने एशिया महाद्वीप को जान लिया, यूरोप को जान लिया, अभी अफ्रीका को पढ़ेंगे भाई कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे पहला बड़ा एशिया हो जाता है और दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। जीरो अक्षांश जो कि मैंने आपको इसमें बताया था, जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और यह जो है अक्षांश के लगभग बीच से अफ्रीका के लगभग बीच से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे फिगर मैंने आपको ऊपर दिखाया ही था। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं। और सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है भाई, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। तो कितने सारे फैक्ट हमें अफ्रीका से रिलेटेड मिल गए ना, कि तीनों ही रेखाएं जो हमारे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, 23.5 डिग्री ये उत्तर की तरफ होता है और मकर रेखा जो है वो दक्षिण की 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित है और ये तीनों ही रेखाएं जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरता है। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान जो है वो भी अफ्रीका में ही है ना, और उत्तर की दिशा में है। लेकिन अफ्रीका में अगर देखोगे तो नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलेगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी आपकी अफ्रीका में ही स्थित है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट रहेगा हमारा उत्तर अमेरिका, यानी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप रहने वाला है। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, पनामा जल संधि कहा जाता है। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये जल संधि यहाँ पे जिसे हम पनामा जल संधि कहते हैं। भाई कहा जाता है कि महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यह महाद्वीप जो है 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो लाइक दक्षिण महासागर, ये एक ऊपर है, एक नीचे की तरफ देखोगे इधर भी है, और इस तरह से ये ऊपर नीचे और इस तरफ ना ये पूरा 3 महासागर। इधर प्रशांत महासागर हो जाता है, इधर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका और नीचे की तरफ देखोगे तो दक्षिणी महासागर हो जाता है ना। तो 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। अगला है दक्षिण महासागर की बात करते हैं तो दक्षिण महासागर का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। दक्षिण गोलार्ध, अच्छा हमने अभी उत्तरी गोलार्ध पढ़ा है ऊपर ना, तो उत्तरी अमेरिका पढ़ के आए हैं। तो उत्तरी अमेरिका की ये बात हो गई। तो यहाँ पे फिर 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ, यानी कि अंटार्कटिका इधर हो गया, प्रशांत महासागर इधर है आपका, और ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इसके ऊपर आर्कटिक महासागर है, इस तरफ अंटार्कटिक है और इस तरफ पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है ना। तो उत्तरी अमेरिका हमने कंप्लीट किया। कंप्लीटली देखा जाए तो उत्तर की दिशा में ही है ये। और दक्षिण वाला आपका देखें दक्षिण अमेरिका, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है, इसलिए इसका नाम भी दक्षिण अमेरिका ही पड़ गया है ना। और इसको भी देखें तो ये 3 तरफ से, इधर पैसिफिक ओशन होता है, इधर दक्षिण महासागर है और इस तरफ देखोगे तो अंटार्कटिका महासागर है। 3 तरफ से ये भी जल संधियों से यानी कि ओशियन से, महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है, अभी विश्व की फिर से लंबी पर्वत श्रेणी की बात आएगी तो हम दक्षिण अमेरिका की तरफ चले जाएंगे ना। और वो कौन सी है, एंडीज है, और इसे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यानी कि ये यहाँ पे देखोगे ना तो ये पूरा इस तरह से यहाँ से शुरू है और यहाँ से लेकर के इस तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ दक्षिण अमेरिका में ये फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो है यहाँ पे बहती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानें। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि एक तरह का ये है तो महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये आइलैंड की कैटेगरी में भी आपका आ जाता है ना, क्योंकि ये बीच में है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है।
भाई अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जिसे मैंने वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा था अभी ऊपर मैप में दिखाते हुए आपको। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और जो कि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ से ढका हुआ रहता है। एक मोटी परत आपको बर्फ़ की देखने को मिलती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र जो हैं, रिसर्च सेंटर्स यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ हैं और इसके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये इंडिया से बिलोंग करते हैं ना। ये रिसर्च सेंटर्स कौन से हैं? मैत्री है और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करेंगे जलमंडल की। स्थल मंडल की बात हमने कर ली, जलमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग में अगर 100% में देखते हैं हम तो 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल देखने को मिलता है। और महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और ये इतना अधिक खारा होता है ना, मतलब इतना पानी अवेलेबल होने के बाद भी हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सॉल्टी, यानी कि जो वाटर है इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है। अब ये यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से समझाने की कोशिश करी गई है ना आपको। क्लास 6 की बुक है तो इस हिसाब से ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका। इन ब्लॉक्स की हेल्प से आप ये समझ जाओगे ना कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। ठीक है, सभी मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। और जैसे पानी मैंने बताया ना, क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो खारा है और बहुत सा पानी ऐसा है जो बर्फ़ बना हुआ है ना, और इस तरह से उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं भाई। ठीक है, इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। महासागरों की बात करेंगे तो महासागर अभी हमने ऊपर सारे ही मैप में देखे थे कितने ओशियंस थे हमारे पास। तो भाई ये 5 महासागर है, 5 बड़े महासागर जिन्होंने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है ना। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। अब प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रंथ जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और लगभग वृत्ताकार भी ये शेप में होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, जैसे कि मैप में हमने अभी देखा था ना। अटलांटिक की बात करते हैं तो इसका जो शेप है ना वो एस आकार का ये हमें नज़र आता है। इसके पश्चिम के किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका देखने को मिलता है हमें। अटलांटिक महासागर जैसे कि हमने देख लिया। अगला हो जाएगा हमारा भाई, और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे ज़्यादा व्यस्ततम महासागर देखने को मिलता है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का देखने को मिलता है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घिरा हुआ है। कौन सा? दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर है और यह उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित होता है भाई। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका से उत्तरी तटों या यूरेशिया से घिरा हुआ है। इसके बाद वायुमंडल की बात करते हैं तो यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक परत पाया जाता है जिसे कहा जाता है भाई वायुमंडल। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। और ये परतें आप इस तरह से देख सकते हो इस मैप में। ठीक है, सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, अयन मंडल और फिर बहिर्मंडल ना। और हर मंडल में आपको फिगर्स छोटे छोटे चित्र नज़र आ रहे हैं ना। इसकी हेल्प से क्या है भाई कि क्षोभ मंडल जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह जहाँ उड़ती हैं वो क्षोभ मंडल ही होता है। उसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है जो कि सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनको रोकने का काम करती है ना। फिर मध्य मंडल आता है, यहाँ पे जो जेट वायुयान होते हैं ना जो कि काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण करते हैं वो यहाँ पे उड़ेंगे। ठीक है, फिर ये आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल हो जाता है। और ये आयन मंडल में ही जो आपके एक तरह से जो रॉकेट क्या बोलते हैं भाई इसको, सैटेलाइट्स वगैरह ना वो वहाँ पे छोड़े जाते हैं।
अगली चीज़ है भाई कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में डिवाइड किया गया ना। इन पांचों का नाम हमने इस पिक्चर में देख लिया है। अभी 1 to 1 इन्हें हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। भाई वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना हुआ होता है, जो कि भाई वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यही गैसेस प्रेजेंट होती है ना। नाइट्रोजन लगभग 78% होता है और ऑक्सीजन आपका जो है वो 21% यहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है ना। 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। बाकी दूसरी गैसें भी होती हैं बहुत कम मात्रा में लेकिन प्रेजेंट होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की मात्रा 1% लगभग देखने को मिलती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है ना। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किस में करते हैं? जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्राणी हैं हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है, तो इस वजह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो होता है ना, उसमें किसका इस्तेमाल होता है? कार्बन डाई गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण से सांस लेने में कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको ये पूरा जो आपका जैव मंडल है ना, उसका पिक्चर दिखाया गया है कि किस तरह से ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है और ये वायुमंडल मिलकर के ही बनाते हैं हमारा जैव मंडल। ठीक है, ये बन जाता है आपका जैव मंडल। सो ऊपर की ओर जाते तापमान भी घटता जाता है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ हाइट में बढ़ते चले जाओगे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाएगा। देखिए, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है ना। इसके बाद हम जीव मंडल को देख लेते हैं। तो जीव मंडल, स्थल, जल, जैसे कि ऊपर हमने पिक्चर में भी देखा है ना, जीव मंडल क्या होता है? जहाँ पे आपका स्थल मंडल, जल मंडल, हवा, ये सारी चीज़ें यानी कि वायुमंडल सब इंक्लूड होता है, तो उसे हम जीव मंडल कह देते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो जा रही है, जिसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं CO2 हेल्पफुल तो है, लेकिन अगर इसका उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है ना, तो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और फिर उसे भूतापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना, जिसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो अपनी नोट्स बनाएं, अदरवाइज़ ये PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, वहाँ से जाकर के आप ज़रूर ज्वाइन करें। और अदर क्लासेस की PDF भी आपको वहीं पर मिलती है ना। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सिर्फ 2 ही चैप्टर इसके बचे हुए हैं, उन्हें हम जल्दी से कल कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास की NCERT कंप्लीट करेंगे ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।